डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर यानी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सभी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी इन सभी एलिमेंट को इनके जो मेन ओर हैं, ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, कैसे इनको निकाला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पहले मैं जितने भी चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुका हूँ उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी डाउट आप लोगों के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया है और मेरे पास अब कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। तो इस तरह से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छे तरह से तैयारी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग पिछले वीडियो को देखें, पढ़ें। अगर कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, किसी तरह से मेरे पास अपने क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। खैर, जो भी हो, तत्काल मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। यानी आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर यानी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण। तत्वों का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से तांबा प्राप्त किया जाता है, किस तरह से एल्युमिनियम, किस तरह से जिंक, किस तरह से लोहा, ये लोहा कहाँ से आता है, ये एल्युमिनियम कहाँ से आता है, इनको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, किस तरह से लोहे के बड़े बड़े छड़ हम लोग बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअली छड़ तो हम लोग देखते हैं कि हाँ कहाँ से आता है, खरीद के ले आते हैं हम लोग, मार्केट में बिकता है, लेकिन एक्चुअली वो लोहा आता कहाँ से, हम लोग को प्राप्त कहाँ से होता है। तो ये भी जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं, लोहा, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इन सभी को इनके मेन ओर यानी अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, यानी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है ये हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अब आप लोगों का अगला ध्यान जो होगा वो बोर्ड पर होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का निष्कर्षण, कि तत्वों को हम लोग किस प्रकार प्राप्त करते हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी जो एलिमेंट होता है उनको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। यानी आइसोलेशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, यानी इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि हम लोगों के जो नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कंपाउंड स्टेट में, मिनरल्स के फॉर्म में, यानी खनिज के रूप में। यानी जो एलिमेंट होते हैं बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं और इन पत्थरों में, इन रॉक्स में, इन स्टोन्स में ही कोई एलिमेंट पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, यौगिक के रूप में इस पत्थर में ही पाया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें कंपाउंड अधिक होते हैं और इम्प्यूरिटी कम। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इम्प्यूरिटी अधिक होता है और जो आपका डिजायर्ड एलिमेंट है वो कम होता है। तो यानी मिनरल ही एक दूसरे टाइप का होता है ओड, यानी अयस्क। यानी एक ऐसा मिनरल जिसमें एलिमेंट यानी तत्व अधिक मात्रा में हो, उसको हम लोग ओड कहते हैं। यानी दोज मिनरल विच कंसिस्ट एलिमेंट इन मोर अमाउंट इन हायर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ओड। ऐसे खनिज जिनमें तत्वों का सांद्रण अधिक होता है, तत्वों की मात्रा अधिक होती है और जिनसे हम तत्व का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च में कर सकते हैं,
उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। इट मीन्स दोज मिनरल विच कंसिस्ट एलिमेंट इन मोर कंसंट्रेशन एंड फ्रॉम विच द एलिमेंट मे बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड चीपली इज कॉल्ड ओर। यानी ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। मिनरल्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स जिनमें एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिनसे हम लोग एलिमेंट को आसानी से कम खर्च में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल को ही हम लोग ओर कहते हैं। यानी दोज मिनरल्स, एक बार फिर से समझिए, दोज मिनरल्स विच कंसिस्ट एलिमेंट इन हायर कंसंट्रेशन and from which the element may be extracted easily and cheaply is called ore। वे खनिज जिनमें तत्वों का सांद्रण अधिक होता है और जिनसे तत्व को आसानी से और कम खर्च में निष्कर्षित किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब इन अयस्कों में जो इम्प्यूरिटी होता है, अयस्कों में जो इम्प्यूरिटी होते हैं यानी जो अशुद्धि होते हैं, इन अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग, इट मीन्स द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग। ऐसा भी कह सकते हैं द अनडिजायर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड गैंग। अर्थात किसी अयस्क में पाए जाने वाले अवांछित पदार्थ यानी अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। कुछ गैंग ऐसे होते हैं जो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ गैंग ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं। जैसे सिलिका, SiO2, सिलिका, इसे हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो सिलिका को बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लक्स। आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लक्स यानी सुद्रावक, एक ऐसा पदार्थ जो सिलिका को आसानी से बाहर निकाल सके, उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जैसे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो उसमें बताऊंगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है। कोई आपसे पूछ भी सकता है वाई द लाइमस्टोन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, अर्थात लोहे के निष्कर्षण में लाइमस्टोन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप लोग अभी ही जान लीजिए कि जब हम लोग लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये लाइमस्टोन ब्रेक कर जाता है CaO और CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाता है चूँकि ये गैस है, लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये इस सिलिका से रिएक्शन करके बनाता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है सिलिका। तो सिलिका क्या है? एक तरह का इम्प्यूरिटी है, इसको हम लोग कहते हैं गैंग। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये एक तरह का फ्लक्स की तरह काम आ रहा है, यानी सुद्रावक के रूप में काम आ रहा है। और इन दोनों के कारण ये जो बनता है कैल्शियम सिलिकेट, इसे हम लोग कहते हैं स्लैग, यानी धातु मल। यानी द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड गैंग। किसी अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। किसी गैंग को अयस्क से बाहर निकालने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उसे सुद्रावक कहते हैं। इट मीन्स द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू रिमूव गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड फ्लक्स। एंड स्लैग क्या है? धातुमल किसे कहते हैं? द केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड by the reaction between flux and gang is called slag। अर्थात सुद्रावक तथा गैंग के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने रासायनिक पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। गैंग का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है,
इसको आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही सुद्रावक इससे अभिक्रिया करता है, फ्लक्स जैसे ही गैंग से रिएक्शन करता है, ये बनाता है स्लैग यानी धातुमल। और चूंकि स्लैग या धातुमल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये आसानी से पिघल जाता है और इसको हम लोग आसानी से जो मेटल है उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंग, फ्लक्स और स्लैग, यानी गैंग, सुद्रावक और धातुमल। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। द अनडिजायर्ड सब्सटेंस that is impurity present in an ore is called gang. The chemical substance which is used to remove gang from the ore is called flux. अर्थात वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग किसी अयस्क से गैंग को बाहर निकालने के लिए किया जाता है उसे सुद्रावक कहते हैं। और तीसरा है स्लैग यानी धातुमल। स्लैग क्या होता है? फ्लक्स तथा गैंग, सुद्रावक तथा गैंग के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। इसका द्रव्यनांक काफ़ी कम होता है, इस कारण से इसे आसानी से धातु से बाहर निकाल दिया जाता है। इट मीन्स द केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फ्लक्स एंड गैंग इज कॉल्ड slag. It has low melting point and easily removed from the metal. Is that clear? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हर एलिमेंट का ओर अलग अलग होता है। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ओर्स होते हैं और कुछ मेन ओर होते हैं जिससे हम लोग एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का जो मेन ओर है CuFeS2 यानी कॉपर पाइराइट है। आयरन का जो मेन ओर है वो Fe2O3 यानी हेमेटाइट है। एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है वो है Al2O3.2H2O यानी बॉक्साइट। हालांकि ओर्स बहुत होते हैं, लेकिन मेन ओर जिससे हम लोग ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉपर का मेन ओर है कॉपर पाइराइट, आयरन का ओर है हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। सिमिलरली जिंक का होता है जिंक ब्लेंड, पीबी का होता है PbS गैलेना, Hg का होता है HgS यानी सिनेबार। इस तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट का मेन ओर डिफरेंट होता है, जो आपको एक चार्ट में मैंने नोट्स में लिखाया है। आप लोग हर एलिमेंट के ओर को विथ नेम एंड फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी आएंगे और आप लोग को अगर याद रहेगा तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। तो आप लोग एलिमेंट और उसके ओर को जो हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके चार्ट में देख करके ज़रूर याद कर लेंगे। अब मैं बात आप लोगों को बताता हूं कि एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन उसके ओर से कैसे करते हैं। तो अब हम लोगों का बारी है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट कैसे करते हैं, इसके सिद्धांत को, इसके थ्योरी को जानने के लिए। अब बारी आता है कि एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, और उसके लिए आप लोग ये समझिए कि एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी धातु कर्मीय उपचार। इट मीन्स द मेथड विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अर्थात किसी अयस्क से धातु के निष्कर्षण की क्रियाविधि को धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। यानी जब हम एक ओर को जमीन से खोद कर निकालते हैं तो उस ओर को कई प्रोसेस के द्वारा, कई मेथड्स के द्वारा लास्टली हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं, और इसके दौरान कई मेथड्स यूज किए जाते हैं। द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। यानी ओर लेकर के और कई प्रोसेस, कई स्टेप्स को पार करके जब फाइनली हम लोग प्योर मेटल प्राप्त करते हैं ना, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। इट मीन्स ए कंप्लीट प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट एलिमेंट फ्रॉम इट्स मेन ओर
इज कॉल्ड देयर मेटलर्जिकल ऑपरेशन। किसी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। और ये जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है 4 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण, दूसरा किया जाता है ऑक्सीडेशन, तीसरा किया जाता है रिडक्शन और चौथा फाइनली रिफाइनिंग करके मेटल प्राप्त कर लिया जाता है प्योर फॉर्म। कॉन्सेंट्रेशन यानी उसमें जो छोटे मोटे इम्प्यूरिटीज़ हैं प्राइमरी स्टेज में, उसको जो हटाते हैं, निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। और ये 5 मेथड से किया जा सकता है: हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग। ये 5 मेथड यूज किए जाते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाउ अगला बारी आता है जब किसी ओर से हम उसके जो नॉर्मल छोटे मोटे इम्प्यूरिटीज है जब उसको निकाल देते हैं तो बारी आता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं, आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, निस्तापन कर सकते हैं या जारन कर सकते हैं। जब ये मेथड यूज हो जाता है तो बारी आता है रिडक्शन का। यानी रिडक्शन हम कई मेथड से कर सकते हैं, स्मेल्टिंग से रिडक्शन करा सकते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड से करा सकते हैं, इलेक्ट्रो रिडक्शन से करा सकते हैं। ये तीनों मेथड से हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं। जब रिडक्शन हो जाता है तो मेटल आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी अभी भी बचती हैं। तो इसको प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एट लास्ट फाइनल हम लोग स्टेप करते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग कई मेथड से किया जा सकता है, जैसे लिक्वेशन एक मेथड है, जैसे जोन रिफाइनिंग एक मेथड है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से कई मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग मेटल को प्योर करते हैं। तो इस तरह से 4 स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग, इन 4 स्टेप से हम किसी मेटल को उसके ओर से प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस, इस टोटल कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। अब हम इसमें हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को अलग अलग डील करेंगे कि क्या होता है हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड, इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड। ऑल द प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय मी सेपरेटली। तो अब हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, उसका क्या होता है, कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आता है हैंड पिकिंग का। तो अब मैं आपको बताता हूँ हैंड पिकिंग क्या होता है। सबसे पहले बारी है हैंड पिकिंग का। हैंड पिकिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ओर में जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, पहले तो ओर को हम लोग ज़मीन से जो निकालते हैं उसको अच्छी तरह से ग्राउंडेड कर देते हैं, अच्छी तरह से पीस देते हैं। और पीसने के बाद ओर में, अगर ये ओर है हमारा पीसा हुआ फॉर्म में, तो इसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं जो ईजिली आपको आँख से दिखाई दे देते हैं, उसको हम लोग हाथ से चून चून करके अलग कर देते हैं। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर बाय पिकिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओपन हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। यानी पिसे हुए अयस्क के चूर्ण से मोटे मोटे अशुद्धियों को हाथ के द्वारा अलग करने की विधि हैंड पिकिंग मेथड यानी हाथ से चुनकर विधि कहा जाता है। नाउ हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का, कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होता है। इस मेथड में, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर यूज़ करते हैं और इस बीकर में 2 पाइप्स होते हैं। इस तरफ से वाटर इन करता है और इस तरफ से वाटर आउट करता है, यानी इसमें पानी भरा हुआ है और पानी इधर से जा रहा है और इधर से निकल रहा है, यानी फ्री फ्लो ऑफ वाटर बना हुआ है। अब जो ओर है, ओर को पीस कर ग्राउंड करके ओर को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ओर क्या होता है, ओर नीचे बैठ जाता है। ओर के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो धूल है, जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, वो इस पानी में बह करके इसको बाहर निकल जाते हैं। एक लकड़ी के द्वारा इस पानी को स्टर कर लेते हैं, यानी मिला देते हैं, ताकि अगर कुछ मिट्टी के कण, कुछ धूल के कण अगर इस
ओर के पार्टिकल के साथ नीचे आ गए हैं तो वो वापस इस पानी में मिल करके बाहर निकल जाए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिला करके और वाटर फ्लो कराते रहते हैं। जब सारा मटेरियल, सारा इम्प्योरिटी इस तरफ से निकल जाता है, जब गंदा पानी निकलना बंद हो जाए तो आप समझिए अंदर का ओर आपका साफ हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। इस मेथड को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि। यानी एक बार फिर से समझिए क्या होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। व्हेन द ग्राउंडेड ओर इज डिप्ड in the free flow of water, the impurities of the ore move out with the flow of water and the heavier ore particles settle down at the bottom. This process is called gravity separation method. अर्थात जब किसी अयस्क के महीन पिसे हुए चूर्ण को, एक बार अच्छे से समझिए, जब किसी अयस्क के महीन पिसे हुए चूर्ण को जल के प्रवाह में गिराते हैं तो अयस्क के अशुद्धि जल के धारा के साथ प्रवाहित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और अयस्क के भारी और बड़े कण नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि अलग अलग हो जाता है और अयस्क सांद्रित हो जाता है। अयस्क के सांद्रण की इस प्रक्रिया को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। उम्मीद करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। अब बारी है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का, कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर में ही यूज किए जाते हैं, जिनमें सल्फर होता है, जिनमें सल्फर होता है, जिनमें सल्फाइड ओर होते हैं, उन्हीं ओर को हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, साफ करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, एक बीकर में पानी में पाइन या यूकेलिप्टस ऑयल, पाइन या यूकेलिप्टस का तेल मिला देते हैं वाटर के अंदर, और जो ओर पार्टिकल्स हैं उसको इसमें गिरा देते हैं। और जब ओर पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं तो एक पाइप के द्वारा इसमें एयर बबल करते हैं। जब हम इसमें एयर बबल करते हैं तो चूंकि पाइन और यूकेलिप्टस को ऑयल इसमें मिला हुआ है तो इसमें फ्रोथ बनता है, झाग बनता है। इसके ऊपर में क्या बन जाते हैं, झाग। और जो ओर के पार्टिकल्स हैं ना, ये इस झाग के साथ ऊपर चले आते हैं। ओर के पार्टिकल्स, प्योर ओर यानी अयस्क। लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो ऊपर नहीं आ पाती हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तो ओर अलग हो गया और इम्प्योरिटी अलग हो गया। इस मेथड को फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि ओर को अलग करने का काम कौन कर रहा है, फ्रोथ कर रहा है। तो क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, एक बार अच्छे से समझिए। व्हेन द ग्राउंडेड ओर, सल्फाइड ओर बोल सकते हैं, व्हेन द ग्राउंडेड सल्फाइड ओर इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ पाइन और यूकेलिप्टस ऑयल एंड एयर इज बबल्ड इनसाइड, फ्रोथ rises and the lighter ore particles come out along with the froth, whereas the impurities settle down at the bottom of container. As a result, the ore and impurities separated with each other and the complete process is called froth flotation method. अर्थात एक बार फिर से समझिए, अर्थात क्या होता है, किसी सल्फाइड अयस्क के महीन पिसे हुए चूर्ण को जब पाइन या यूकेलिप्टस मिश्रित जल में मिलाकर वायु प्रवाहित करते हैं तो झाग उत्पन्न होता है और अयस्क के हल्के कण इस झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं।
इस प्रकार ओर और अशुद्धियां एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और इस पूरे प्रक्रिया को फेन उत्प्लवन विधि या झाग उत्प्लवन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। लेकिन इस मेथड से हम लोग मुख्य रूप से सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन ही करते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन आपको समझ में आया होगा। अब बारी है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है। आप जानते हैं मैग्नेटिक चुंबक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस मेथड में कोई ऐसा एलिमेंट यूज किया जाएगा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। यानी अगर आपके ओर में कोई मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेल्ट को, एक काफ़ी चौड़े बेल्ट को दो पहियों पर फिट करते हैं। दो पहियों पर, इनमें से एक पहिया नॉर्मल प्लास्टिक या लकड़ी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा पहिया यूज करेंगे ये मैग्नेट होना चाहिए। अब एक ग्राइंडर के द्वारा ओर को रख करके हम लोग इसमें पीसते हैं और ओर को पीस कर यहाँ पर हम लोग जमा करते हैं। नाउ इस पहिया को जब हम लोग घुमाते हैं ये ओर आगे की ओर बढ़ता है, ये ओर आगे की ओर बढ़ता है और जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है वो इस मैग्नेट से चिपक कर इसके नज़दीक गिरते हैं। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस है वो तेजी से गिरता है आगे की ओर और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो मैग्नेटिक सबस्टेंस अलग हो गए और नॉन मैग्नेटिक अलग हो गए। इस तरह से ओर को हम लोग प्योर कर सकते हैं। यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है इसको समझिए। द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ दोज ओर which consist magnetic substance inside it. In this method, the grounded ore is placed on a belt which is fitted on two wheels in which one is made from magnet. Now when the wheels rotated, the grounded ore particles move along with the belt and the magnetic substance collected nearer the magnetic pole, whereas the non-magnetic substance collected far from the magnetic pole. As a result, the magnetic and non-magnetic substance separated with each other, and the complete process is called magnetic separation method. अर्थात ऐसे अयस्क, अच्छे से समझिए, ऐसे अयस्क जिसमें चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, ऐसे अयस्क को पीसकर एक पट्टे पर, एक बेल्ट पर रखते हैं और यह बेल्ट दो चक्कों पर स्थित होता है, जिस चक्कों में एक चक्का चुंबक का बना होता है। जब इन चक्कों को घुमाते हैं तो पिसा हुआ अयस्क आगे की ओर बढ़ता है। इसमें उपस्थित चुंबकीय पदार्थ इस मैग्नेटिक चक्के के नज़दीक जमा होते हैं, जबकि अचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक चक्के से दूर जाकर इकट्ठा होते हैं। इस तरह से चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यानी चुंबकीय सांद्रण विधि कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी का है हम लोग का लीचिंग का। अब आप समझिए लीचिंग क्या होता है। लीचिंग जो है, लीचिंग मेथड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है कि एक ऐसे सुटेबल सॉल्वेंट में ओर को डिजॉल्व करे जिसमें ओर डिजॉल्व हो जाए लेकिन इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं हो। ऐसे मेथड को हम लोग लीचिंग कहते हैं। जैसे इसको आप लोग समझिए। अब बारी है लीचिंग समझने का। लीचिंग, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, ये हमारा बॉक्साइट ओर है। जब एक बीकर में आप कास्टिक सोडा में यानी NaOH में इस बॉक्साइट को डिसॉल्व करेंगे और हल्का से इसको गर्म करेंगे, हल्का से इसको गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि जो बॉक्साइट है वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो गया।
और बना Na3AlO3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन इम्प्योरिटी इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इम्प्योरिटी यहाँ आपको नीचे पेंदी में जो है वो बैठ जाएगा, यानी बॉक्साइट कास्टिक सोडा में डिसॉल्व हो गया लेकिन इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुआ। अब इसको आप छान लीजिए एक दूसरे बर्तन में आप लोग ये ले लीजिए Na3AlO3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट छान करके ले लिए। इम्प्योरिटी रह गया इस बर्तन में। दूसरे बर्तन में यहाँ जो Na3AlO3 बना था उसको पौर कर लिए, इसमें एक्सचेंज कर लिए। अब इसमें थोड़ी मात्रा में और पानी मिलाते हैं। तो जैसे ही सोडियम एल्यूमिनेट में आप पानी मिलाएंगे आप देखेंगे नीचे में कुछ पदार्थ जमा हो रहा है जो कि आपको ये होगा AlOH का होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ जो ये पदार्थ बना है इसको आप एक बार फिर से छान लीजिए और एक पात्र में रखकर जब इसको हम लोग करेंगे गर्म तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये उड़ जाएंगे गैस बनकर, और जो सूखा हुआ ड्राई पदार्थ बचेगा वो वापस से Al2O3 बॉक्साइट होगा। यानी शुरू में जो लिए थे वो इम्प्योर बॉक्साइट था, अब जो प्राप्त हुआ वो प्योर बॉक्साइट। एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। यानी इस मेथड में लीचिंग विधि में अयस्क को किसी ऐसे विलायक में घुलाते हैं जिसमें अयस्क घुल जाए लेकिन अशुद्धि न घुले, और इस प्रकार अयस्क शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग लीचिंग कहते हैं यानी निछालन कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से समझिए, किसी अयस्क को उपयुक्त विलायक में घुलाने पर अशुद्धियां नहीं घुलती हैं, जबकि अयस्क घुल जाता है। उसे पुनः गर्म कर अयस्क को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग लीचिंग यानी निछालन कहते हैं। तो इस तरह से 5 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं किसी ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। सबसे पहले करते हैं हैंड पिकिंग, फिर करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, फिर यूज़ करते हैं प्रोथ फ्लोटेशन, फिर यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, और फिर यूज कर सकते हैं लीचिंग। यानी ये 5 मेथड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाँचों मेथड यूज़ किया जाए। हो सकता है किसी और को सिर्फ हम लोग प्रोथ फ्लोटेशन यूज करें, हो सकता है किसी में सिर्फ ग्रेविटी सेपरेशन हो सकता है किसी में सिर्फ मैग्नेटिक सेपरेशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में कोई 2 मेथड यूज हो, ग्रेविटी सेपरेशन भी यूज करना पड़े, मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज करना पड़े। हो सकता है प्रोथ फ्लोटेशन भी यूज करना पड़े, मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हम लोगों को ज़रूरत हो, इन 5 मेथड के द्वारा हम लोग ओर को साफ कर लेते हैं, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यानी कॉन्सेंट्रेशन 5 मेथड से करते हैं: हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, प्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग। यानी हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निछालन। तो इस तरह से किसी ओर को कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ये मैं आप लोगों को समझा दिया। अब बारी है कॉन्सेंट्रेशन के बाद का स्टेप, जो कि मैंने आपको चार्ट में अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है। अब बारी है ऑक्सीडेशन समझने की कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। आप ये समझिए कि ऑक्सीडेशन करते क्यों हैं। ऑक्सीडेशन का हम लोगों का पर्पस होता है ऑक्सीडेशन कराने का, टू गेट मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड को प्राप्त करना। मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करना, यही पर्पस होता है ऑक्सीडेशन कराने का। कि कोई भी जो ओर है, जिसको इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन करते हैं 5 मेथड से, कोई भी जो ओर है
उससे मेटल के ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं। और ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकता है, कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से। लेकिन हम लोग को समझने की ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा कैल्सिनेशन करना है, कैसे पता चलेगा रोस्टिंग करना है। तो याद रखिएगा, जितने भी सल्फाइड ओर हैं उनका करते हैं रोस्टिंग, यानी जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड रोस्टिंग। और जिनमें भी ऑक्सीजन होता है, जैसे ऑक्साइड ओर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रेट ओर इसमें भी ऑक्सीजन होता है, कार्बोनेट ओर इसमें भी ऑक्सीजन होता है। जितने भी ओर जिनमें ऑक्सीजन होता है उनको गर्म करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यानी क्या होता है कैल्सिनेशन और क्या होता है रोस्टिंग, ये समझिए। व्हेन एन ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर it is called calcination, but when an ore is heated in presence of air it is called roasting। यानी यदि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, परंतु यदि किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को जारण कहते हैं, रोस्टिंग। जारण किया जाता है सल्फाइड ओर का, लेकिन निस्तापन किया जाता है किसका, हाइड्रेट ओर का या कार्बोनेट ओर का। ऐसा क्यों और कैसे, ये समझिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ZnCO3 कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट, तो क्या इसमें ऑक्सीजन है? और अगर इसमें ऑक्सीजन है तो गर्म करने के लिए ऑक्सीजन हम लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और बचेगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। यानी जब कार्बोनेट ओर को गर्म किए तो जिंक ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड बना, और दैट मेथड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जैसे बात करते हैं Al2O3.2H2O बॉक्साइट, जब इसको करेंगे गर्म तो ये जो H2O है 2H2O ये उड़ जाएगा और बचेगा Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी when an ore is heated in absence of air metal oxide is obtained and the method is called calcination। यदि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। अब ठीक इसके विपरीत यदि कोई सल्फाइड ओर है, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, जैसे PbS लेड सल्फाइड, अगर किसी सल्फाइड ओर को गर्म करना है तो हम लोगों को क्या करना है, मेटल का ऑक्साइड बनाना है, मेटल का ऑक्साइड बनाना है टू गेट मेटल ऑक्साइड। लेकिन इस ओर में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन हम लोगों को प्रोवाइड कराना होगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, उड़ जाएगा, बचेगा क्या, जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZnO। सिमिलरली अगर इसको भी गर्म करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, उड़ जाएगा, और प्लस Pb और O, PbO। बैलेंस अपने हाथ में है 2 3 2 2 2 3 2 2, ये तो बैलेंस अपने हाथ में होता है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है कि अगर किसी ओर को, सल्फाइड ओर को, यदि किसी सल्फाइड ओर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को जारण कहते हैं। व्हेन ए सल्फाइड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो दो मेथड हम लोग पढ़े, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है।
कैल्सिनेशन ऑक्साइड का होता है, हाइड्रेट का होता है, कार्बोनेट का होता है। रोस्टिंग सल्फाइड ओर का किया जाता है, अर्थात निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, लेकिन जाड़न में वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जाड़न में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है और निस्तापन में ऑक्साइड ओर या हाइड्रेट ओर या कार्बोनेट ओर को गर्म किया जाता है। जो भी हो, जब हम ये कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं, यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, चाहे कैल्सिनेशन से किया जाए या रोस्टिंग से किया जाए, एट लास्ट हम लोगों को क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया? मेटल ऑक्साइड। यानी ऑन अप्लाइंग ऑक्सीडेशन वी गेट मेटल ऑक्साइड। और जब हम लोगों को मेटल ऑक्साइड मिल जाए तो फिर हम लोग इसका रिडक्शन करके और मेटल प्राप्त कर लेते हैं। तो अब कैसे हम लोग करते हैं रिडक्शन और कैसे प्राप्त करते हैं मेटल, इस बात को समझिए। यानी अब अगला टॉपिक है रिडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में, यानी अवकरण के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि मेटलर्जी 4 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन, फिर किया जाता है ऑक्सीडेशन, फिर किया जाता है रिडक्शन और चौथे नंबर में किया जाता है रिफाइनिंग। कॉन्सेंट्रेशन में मैंने पढ़ाया कि किसी ओर को साफ़ करने का, प्योर करने का, उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है उनको बाहर निकालने का जो मेथड है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। फिर मैंने आपको बताया दूसरा ऑक्सीडेशन, कि कोई भी जो ओर है, चाहे उस ओर में ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल हो या ना हो, उस ओर को मेटल के ऑक्साइड में बदलने का जो मेथड है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और अब बारी है तीसरा, कि जब हमको ऑक्सीडेशन के बाद मेटल का ऑक्साइड मिल जाए तो उस मेटल के ऑक्साइड में से टू गेट मेटल, धातु को प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड करते हैं? रिडक्शन करते हैं, यानी अवकरण करते हैं। यानी थर्ड स्टेप में हम लोगों को जो मेटल है वो प्राप्त हो जाता है। और ये जो रिडक्शन है ये कई मेथड से किए जाते हैं, जिनमें मुख्य 3 मेथड हैं: स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड और इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड। कई बार कुछ रिएक्शन में ऑटो रिडक्शन भी होता है, यानी आपको रिडक्शन करवाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कॉपर के एक्सट्रैक्शन में ऑटो रिडक्शन होता है। तो जब मैं कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको ऑटो रिडक्शन बताऊंगा कि कैसे ऑटो रिडक्शन होता है। तत्काल पहले आप समझिए कि रिडक्शन 3 मेथड से किया जाता है: बाय स्मेल्टिंग, बाय एल्यूमिनोथर्मिक मेथड और बाय इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्मेल्टिंग का यूज़ करते हैं रिडक्शन करने में। किसी भी मेटल के ऑक्साइड को उसके मेटल में कन्वर्ट करने के लिए स्मेल्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो ओर होते हैं उसको कार्बन के साथ हीट करते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक मेथड में ओर को एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं। और इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण रिडक्शन होता है। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बारी है स्मेल्टिंग की, कि स्मेल्टिंग क्या होता है। स्मेल्टिंग में किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, जिससे हम लोग मेटल का ऑक्साइड प्राप्त कर चुके हैं, उसको हम लोग कार्बन के साथ हीट करते हैं। जैसे अगर जिंक ऑक्साइड है ZnO, और अगर हम इसको कार्बन के साथ करते हैं हीट, तो क्या होगा? कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। C और O यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन के उड़ जाएगा। बचेगा कौन? जिंक Zn। बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन है, 2 लगा देते हैं, 2 Zn है, 2 लगा देते हैं। वो बैलेंसिंग अपने हाथ का चीज़ है। लेकिन मुख्य पर्पस क्या है कि जब किसी मेटल के ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो मेटल प्राप्त हो जाता है, और दैट मेथड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। व्हेन इट मीन्स दैट when an ore, that is a metal oxide, is heated with carbon, the metal is obtained and the method is called smelting। जब किसी सांद्रित तथा ऑक्सीकृत अयस्क को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को प्रद्रवण कहा जाता है। जैसे Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड,
अगर कार्बन के साथ इसको कर दें हीट तो कार्बन इसके ऑक्सीजन को लेकर के CO2 बन के बाहर हो जाएगा और बच जाएगा क्या, कॉपर। बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन है, 2 लगा देते हैं तो कॉपर 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। यानी किसी भी मेटल के ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हम हीट करते हैं तो उसका मेटल मिलता है और दैट मेथड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। नाउ समझिए एल्यूमिनोथर्मिक मेथड क्या होता है। कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जिनको कार्बन के साथ हम लोग रिडक्शन नहीं करा सकते हैं, जैसे क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड Mn3O4। इन एलिमेंट्स को कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं किया जा सकता है। और ऐसे मेटल के ऑक्साइड जिसको कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम इसके O के साथ मिलके बन जाएगा Al2O3 और आपको क्रोमियम अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली Mn3O4 है, इसको भी हम लोग एल्यूमिनियम के साथ अगर कर दे हीट तो एल्यूमिनियम इसके ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा Al2O3 प्लस बचेगा कौन, Mn। बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 4 लग जाएगा तो मैग्नीज हो गया 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 एल्यूमिनियम हो गया 8। तो इस तरह से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज़्यादातर रिडक्शन के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। यानी जब मेटल के ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं मेटल मिल जाता है एंड दैट मेथड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। व्हेन द मेटल ऑक्साइड is heated with carbon, metal is obtained and the process is called smelting, pradravan. But those metals oxide which can't reduced with carbon are heated with aluminium to get metal and the method is called aluminothermic method. उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड समझ में आया होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को न तो हम कार्बन से कर सकते हैं और न तो एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम है। तो इसको एल्यूमिनियम के साथ कैसे हीट करें। तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिडक्शन करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा मेथड, इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं ये समझिए। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में Al2O3 को पिघला लेते हैं, Al2O3। इसमें थोड़ी मात्रा में क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला देते हैं। ये मिला देने से, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला देने से Al2O3 ईजिली मेल्ट कर जाता है, आसानी से लिक्विडेट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला देते हैं और Al2O3 को पिघला देते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही Al2O3 पिघलेगा ये कन्वर्ट कर जाएगा, Al2O3 ब्रेक कर जाएगा 2Al+3 में और 3O-2 में। इलेक्ट्रोलाइट होता है, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने लिक्विड स्टेट में आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, प्लस और माइनस में। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो थर्ड चैप्टर का वीडियो आप लोग देखें, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझाया है। यानी यहाँ पे जो हम लोग मेथड कर रहे हैं वो एक्चुअली एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड इस चैप्टर में हम इसको इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि Al2O3 को क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला के पिघला दिए। जैसे ही पिघला देंगे, मेल्ट करेंगे, ये अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा। अब इसमें एक कैथोड और एक एनोड लेकर जब करंट फ्लो करेंगे तो ये माइनस वाला आएगा प्लस पर और क्या करेगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कन्वर्ट कर जाएगा O2 में।
ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए 3/2 लगा देते हैं। यानी इस प्लस वाले पर आप एक बुलबुला निकलता हुआ दिखाई देगा, जो आपका कौन सा गैस होगा? एल्यूमिनियम। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले से थ्रू द सर्किट होता हुआ माइनस पे पहुंचेगा, और इस माइनस पर ऑलरेडी 2Al+3 पहले से अवेलेबल है। 2Al+3 इस 6 इलेक्ट्रॉन को कर लेगा गेन और कन्वर्ट कर जाएगा सिंपल एल्यूमिनियम में। फाइनली अगर रिएक्शन हम लोग ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Al से 2Al, 3O- से 3O-2। फाइनली रिएक्शन क्या हुआ? Al2O3 ब्रेक कर गया 2Al+3/2O2। यानी यहाँ से आपको ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई देगा बुलबुला, और जब ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाए तो इस बीकर में जो बचेगा, पिघला हुआ अवस्था में मोल्टेन स्टेट में जो बच जाएगा सब्सटेंस, वो आपका होगा क्या? एल्यूमिनियम। यानी मेटल के ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिए किस में? मेटल में, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड। यानी अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड, तो क्या कहेंगे? द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड by the action of electric current is called electro reduction method, like the reduction of Al2O3. It means that in this process the Al2O3 mixed with small amount of cryolite and fluorspar and melted in a electrolytic cell. When the electric current is passed through the Al2O3, the oxygen, the O3O-2 loses 3 electron and convert into O2. These 6 electrons is gained by 2Al+3 and converted to 2Al. It means that when all the oxygen molecules move out from the electrolytic cell, the residual substance in that electrolytic cell is only aluminium. It means that aluminium oxide convert into aluminium. It means the metal oxide converts into the metal. अर्थात किसी धातु के ऑक्साइड का विद्युत के द्वारा अवकरण करने की प्रक्रिया को वैद्युत अवकरण कहते हैं। इस विधि में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को थोड़ी मात्रा में क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाकर पिघला देते हैं। पिघला देने से यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन तथा माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर एल्यूमिनियम जमा हो जाता है। यह ऑक्सीजन बुलबुला के रूप में धीरे धीरे सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और इस वैद्युत अपघटनी सेल में जो पिघले हुए अवस्था में बचता है वो होता है एल्यूमिनियम। अर्थात धातु का ऑक्साइड धातु में बदल गया। और इस पूरी प्रक्रिया को वैद्युत अवकरण यानी इलेक्ट्रो रिडक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्मिक मेथड और इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड को स्मेल्टिंग या एल्यूमिनोथर्मिक मेथड या इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड के द्वारा हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें मेटल में, यानी थर्ड स्टेप में हम लोगों को मेटल प्राप्त हो जाता है। अब जब मेटल हम लोगों को प्राप्त हो गया तो बात है कि अब इसको प्योर कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है अभी 100% प्योर नहीं है। इसमें अभी थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी है, क्योंकि हम लोग डाले थे क्रायोलाइट फ्लोरस्पार। ये तो अभी बाहर निकला नहीं है, ये तो इस सॉल्यूशन इस पिघले हुए एल्यूमिनियम के अंदर ही है। यानी ये अभी 100% प्योर नहीं है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में एल्यूमिनियम नहीं आया। तो कोई भी मेटल जो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में बदलने की जो प्रोसेस है उसको रिफाइनिंग कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे एक मेटल को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में बदला जाता है। तो अगला टॉपिक है रिफाइनिंग। अब बारी है रिफाइनिंग का
कि रिफाइनिंग क्या होता है, एक मेटल को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, धातु को शुद्ध रूप में कैसे बदलते हैं। तो रिफाइनिंग करने के लिए कई मेथड का यूज़ किया जाता है, जिनमें कुछ मुख्य मेथड जो हैं वो आपको बोर्ड पर लिखे हैं। ये मेथड होते हैं, आप लोग समझिए, रिफाइनिंग करने के कई मेथड हैं, जैसे लिक्वेशन यानी द्रवन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी वैद्युत शोधन, जोन रिफाइनिंग यानी प्रक्षेत्र शोधन, वेपर फेज रिफाइनिंग यानी वाष्प अवस्था शोधन। और ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है ये दो मेथड से होता है, मॉन्ड मेथड और वान आर्केल मेथड। और लास्ट होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ मेटल के एक्सट्रैक्शन में कम किया जाता है, ज़्यादातर इसका जो सॉल्यूशन का जो प्यूरिफिकेशन है उसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तत्काल आप समझिए कि कई मेथड से हम लोग मेटल को साफ करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है लिक्वेशन। ये बेस्ड होता है ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है, यानी एक ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है लेकिन उसमें जो इम्प्यूरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर कोई ऐसा मेटल है जिसमें जो इम्प्यूरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है लेकिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ऐसे मेटल को हम लोग लिक्वेशन मेथड के द्वारा प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं, यानी द्रवन विधि के द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे टीन का हम लोग लिक्वेशन मेथड से करते हैं। इस मेथड में एक फर्नेस हम लोग लेते हैं यानी भट्टी, यहाँ पे इसको गर्म करते हैं और यहाँ पर जो टीन है इम्प्योर टीन इसको लेते हैं और जब हम गर्म करते हैं, चूँकि टीन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, टीन गर्म होने पर धीरे धीरे पिघलता है और नीचे आके एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो इम्प्यूरिटी है, चूँकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो मेल्ट नहीं करता है, वो इस स्लोप के ऊपर रह जाता है। तो इस तरह से इम्प्यूरिटी ऊपर रह गया और प्योर टीन नीचे आ गया, और दैट मेथड इज कॉल्ड लिक्वेशन। इट मीन्स द रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल which is based on the melting point of metal is called liquation. In this method, an impure tin is placed on a slope of a furnace. When it is heated, the tin starts to melt and collected down the slope, whereas the impurity remain on the slope. As a result, the tin, that is the metal, become pure. अर्थात किसी धातु के शोधन की प्रक्रिया, किसी धातु के शोधन की वह प्रक्रिया जो धातु के द्रवनांक पर निर्भर करता है, उसे द्रवन कहते हैं। इस विधि में अशुद्ध टीन धातु को एक ढलकाव वाले भट्टी पर रखते हैं तथा गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह टीन पिघलकर नीचे एकत्रित हो जाता है, जबकि अशुद्धियाँ इस स्लोप के ऊपर ही रह जाती हैं। इस प्रकार शुद्ध टीन नीचे आ जाता है और अशुद्धियाँ ऊपर रह जाती हैं। इस तरह से टीन अपने शुद्धतम रूप में आ जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को लिक्वेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि लिक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड क्या है। एक बार फिर से नाम इलेक्ट्रो है, यानी यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। जैसे कॉपर का जो हम लोग रिफाइनिंग करते हैं वो इलेक्ट्रिक के द्वारा करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं कि एक बीकर में CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जिस मेटल को प्योर करना है उसी का सॉल्ट लेंगे। अगर जिंक को प्योर करेंगे तो ZnSO4 लेंगे, अगर कॉपर का करेंगे तो CuSO4, यानी जिस भी मेटल को रिफाइन करना है उस मेटल का सॉल्ट हम लोग लेंगे। अब जिस मेटल को प्योर करना है उस मेटल का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे, ये हमारा
मेटल है, इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर कॉपर, और इसको हम लोग बनाएंगे एनोड। क्या बनाएंगे? एनोड। अब प्योर कॉपर का मार्केट से प्योर कॉपर का एक पतला टुकड़ा खरीद के ले आएंगे, प्योर कॉपर, और इसको हम लोग बनाएंगे कैथोड। यानी जिसको साफ करना है, जिस कॉपर को प्योर करना है, उसको हम लोग एनोड बनाएंगे, और जो पहले से हम लोग खरीद के लाए हैं पतला सा कॉपर, उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे। दोनों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएंगे। जैसे ही हम लोग करंट फ्लो करेंगे, आप देखेंगे क्या कि धीरे धीरे ये रड जो है वो पतला होता जा रहा है और ये रड मोटा होता जा रहा है। यानी कॉपर इधर से इधर की ओर ट्रांसफर हो रहा है। यानी धीरे धीरे ये जो रड है आपका खत्म हो जाएगा और ये काफ़ी मोटा हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से प्योर हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और इस इम्प्योरिटी को कहा जाएगा एनोड मड। एनोड मड। तो इस तरह से जो इम्प्योर कॉपर था वो क्या हो गया? प्योर बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी क्या कहेंगे? द रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो refining. In this method, an impure copper is taken as anode and a strip of pure copper is taken as cathode. Both are dipped in copper sulfate solution. When the electric current is passed, the pure copper transferred from anode to cathode, whereas the impurity precipitated down, which is called anode mud. अर्थात विद्युत के द्वारा किसी धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को वैद्युत शोधन कहते हैं। इस विधि में अशुद्ध तांबे के एक बड़े से टुकड़े को एनोड के रूप में तथा शुद्ध तांबे के एक पतले से पत्थर को कैथोड के रूप में लेकर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा इससे प्रवाहित करते हैं, शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की ओर जमा होने लगता है और अशुद्धियां एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिसे एनोड मड कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी वैद्युत शोधन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है जोन रिफाइनिंग का। मैं आपको जोन रिफाइनिंग समझा रहा हूँ कि जोन रिफाइनिंग क्या होता है। जोन रिफाइनिंग जो है वो सभी मेटल्स में यूज़ नहीं होते हैं, कुछ सेलेक्टेड मेटल्स हैं जिनका हम लोग जोन रिफाइनिंग करते हैं। जैसे टाइटेनियम को हम लोग जोन रिफाइनिंग से प्योर करते हैं। जैसे जर्मेनियम को हम लोग जोन रिफाइनिंग से प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं ये समझिए कि कैसे करते हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जर्मेनियम का रड है, तो इस जर्मेनियम रड के चारों ओर एक हीटर इस तरह से चारों ओर एक हीटर हम लोग लगा देते हैं, और ये हीटर जो है इस एरिया को, इतने दूर के एरिया को पार्शियल मेल्ट करता है। जब पार्शियल ये मेल्ट होता है तो इतने दूर का जो इम्प्योरिटी है अपर लेयर पे आ जाता है, अपर लेयर पे। और जैसे ही ये अपर लेयर पे आता है, अब ये हीटर आगे की ओर बढ़ता है विथ इम्प्योरिटी इसके साथ, हीटर के साथ आगे बढ़ेगा। अब ये हीटर इस वाले एरिया को पार्शियल मेल्ट करेगा और इसके इम्प्योरिटी को अपर सरफेस पे लाएगा, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो पीछे का एरिया है जो प्योर हो चुका है वो वापस से रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। इस तरह से हीटर आगे की ओर बढ़ता जाएगा, इम्प्योरिटी को आगे की ओर बढ़ाता जाएगा, और एट लास्ट विथ इम्प्योरिटी हीटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये पूरा रड जो है वो धीरे धीरे प्योर हो जाएगा। लेकिन क्या? जोन बाय जोन, पहले इतना टुकड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना,
जोन बाय जोन, एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा, चूंकि जोन बाय जोन इसको रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को जोन रिफाइनिंग यानी प्रक्षेत्र शोधन कहते हैं। अर्थात अगर जर्मेनियम के एक छड़ के चारों ओर एक हीटर लगा दिया जाए तो ये हीटर इतने दूर के एरिया को पार्शियल मेल्ट करेगा, इम्प्यूरिटी अपर लेयर में आ जाएगा और ये हीटर उस इम्प्यूरिटी को लेकर के आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब इस वाले एरिया को ये मेल्ट करेगा, इसके इम्प्यूरिटी को बाहर लाएगा और ये जो बैक पोर्शन है वो वापस से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। यानी ये प्योर हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे का एरिया क्या होता जाएगा, प्योर। एट लास्ट ये हीटर इस रड से बाहर आ जाएगा विथ टोटल इम्प्यूरिटी और ये पूरा रड हम लोग का साफ हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। इट मीन्स दैट, आप लोग एक बार इसका डेफिनेशन समझिए कि अगर कोई पूछे जोन रिफाइनिंग क्या है तो क्या कहेंगे, द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, the method of refining of a metal which is based on the fractional crystallization and pure the metal zone by zone is called zone refining. In this method, an impure rod of germanium is surrounded by a heater. The heater partial melts a zone of the germanium rod and the impurity come above the surface of germanium. Now the heater move forward along with the impurities and the germanium become recrystallizes in its purest form. This process occur continuously for the whole rod of germanium and so that the complete germanium rod become pure. अर्थात एक बार फिर से समझिए, अर्थात किसी धातु को शोधित करने की वह विधि जो आंशिक क्रिस्टलीकरण पर आधारित होती है और इस विधि में छड़ को क्षेत्र बार एक छोटे छोटे क्षेत्र के द्वारा शोधित किया जाता है, तो ऐसे विधि को हम लोग प्रक्षेत्र शोधन कहते हैं। इसका डिफिनीशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार आप नोट को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझने के बाद एक बार नोट्स जरूर पढ़िएगा ताकि बात समझने में दिक्कत नहीं हो, एकदम क्लियर हो जाए। तो दैट हम इस तरह से इस मेथड को क्या कहते हैं, जोन रिफाइनिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जोन रिफाइनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको अगले फेज़ की तरफ ले चलता हूँ, वेपर फेज रिफाइनिंग के तरफ। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब बारी है, हम लोग समझ रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में, यानी नाम से क्लियर है वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था शोधन, यानी मेटल को किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जो किस रूप में हो, गैस के रूप में हो। दैट इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। यानी मेटल को किसी ऐसे सब्सटेंस से रिएक्शन करेंगे जिससे मेटल रिएक्शन करके गैस में कन्वर्ट कर जाए, लेकिन जो इम्प्यूरिटी है वो रिएक्शन नहीं कर पाए, तो इस तरह से मेटल इम्प्यूरिटी से अलग हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। और इसको समझने के लिए आप समझिए दो मेथड, एक होता है मॉन्ड मेथड और एक होता है वान आर्केल मेथड। मॉन्ड साहब ने बताया कि अगर इम्प्योर निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 353 केल्विन पर गर्म करते हैं तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, जो कि वेपर फेज में होता है। और इसको और 473 केल्विन तक और ज़्यादा हीट करते हैं तो वापस ये डिकम्पोज कर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है और निकेल प्राप्त हो जाता है प्योर फॉर्म में। यानी पहले जब निकेल को रिएक्शन किए थे CO से तो ये इम्प्योर था, निकेल इससे रिएक्शन किया, इम्प्यूरिटी इससे रिएक्शन नहीं किया, निकेल कन्वर्ट कर गया निकेल टेट्रा कार्बोनिल में, लेकिन इम्प्यूरिटी इधर ही रह गया। अब ये निकेल टेट्रा कार्बोनिल को अगले चेम्बर में ले जाएंगे और 473 केल्विन पे गर्म करेंगे तो वापस
CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो उड़ जाएगा और प्योर निकल प्राप्त होगा। दैट इज कॉल्ड मॉन्ड प्रोसेस। सेम टू सेम मेथड टाइटेनियम के लिए बताया था मिस्टर वान आर्केल ने। वान आर्केल ने बताया क्या कि अगर टाइटेनियम को, इम्प्योर टाइटेनियम को आयोडीन से रिएक्शन कराया जाए ऑन 523 केल्विन तो बनता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, यानी टाइटेनियम आयोडीन से रिएक्शन करके टाइटेनियम टेट्रा आयोडीड में बदल जाएगा, आयोडाइड में, लेकिन इम्प्योरिटी नहीं बदलेगा, इम्प्योरिटी इसी तरफ रह जाएगा। नाउ इस टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को एक बल्ब में ले जाएंगे जिसमें W यानी टंगस्टन का फिलामेंट होगा और 1700 केल्विन होगा। तो 1700 केल्विन पर ऑन द टंगस्टन ये टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा, आयोडीन वापस बाहर निकल जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा प्योर टाइटेनियम। एंड द बोथ प्रोसेस इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये दोनों मेथड क्लियर समझ में आ जाए। अब मैं आपको अगले टॉपिक यानी क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि क्रोमेटोग्राफी हम लोगों को मेटल को रिफाइन करने में यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपके बुक्स में क्रोमेटोग्राफी दिया होगा एक टॉपिक, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है ना, एक वर्ड से बना है क्रोम, जिसका मतलब होता है कलर। वर्ण का मतलब होता है रंग। आप लोग जानते हैं वर्ण का मतलब रंग होता है। यानी क्रोमेटोग्राफी जो शुरू में प्रारंभ में जो यूज़ किया जाता था वो फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर। तो चूंकि कलर की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण प्रक्रम। ये मेथड जो है एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अधिशोषण के कारण कलर जो है वो डिफरेंट लेयर में एडजॉर्ब हो जाता है। इसके लिए क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बता रहा हूँ कि अगर कोई 3 कलर मिक्स हैं, इसमें 3 सब्सटेंस मिक्स हैं A, B एंड C, और हम चाहते हैं कि A, B और C तीनों अलग अलग हो जाए, तो इसमें हम एक एडजॉर्बेंट डालेंगे। एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक। जिन लोग को एडजॉर्बेंट नहीं पता है, अधिशोषक नहीं पता है, वो 5वां चैप्टर फिजिकल का 5वां चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो देखिए। उस चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, मैंने एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक सभी के बारे में बताया है। आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस सॉलिड सब्सटेंस पर कोई लिक्विड या गैस आकर चिपक जाता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। यानी अगर हम इसमें एक एडजॉर्बेंट डाल दें तो इस एडजॉर्बेंट के प्रति A, B और C तीनों का जो टेंडेंसी होगा अलग अलग होगा। एज पर टेंडेंसी ये A, B और C अलग अलग लेयर में अरेंज हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप में जब एडजॉर्बेंट डालकर हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि A सबसे ऊपर जमा हो गया, B उसके बाद जमा हो गया, और C सबसे नीचे जमा हो गया। यानी A अलग लेयर में,
ए का लेयर अलग दिखाई देगा, बी का लेयर अलग दिखाई देगा और सी का लेयर अलग दिखाई देगा। तीनों ए, बी और सी एज पर देयर टेंडेंसी ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग लेयर में एडजॉर्ब हो गए, यानी एक दूसरे से सेपरेट हो गए, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, वर्ण प्रक्रम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। याद कीजिए, मैंने आपको 4 मेथड पढ़ाया है इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन: कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। सबसे पहले हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन में ओर को प्योर करते हैं, उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको बाहर निकालते हैं। दूसरा मेथड करते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन मेथड में, सेकंड मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं कि जो भी मेटल के और जो भी आपका ओर है उसको अगर उस ओर में ऑक्सीजन पहले से है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करो, दैट इज कैल्सिनेशन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है जैसे सल्फाइड ओर, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करो, यानी रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन दोनों में से किसी भी मेथड से हम लोगों को सेकंड मेथड यानी ऑक्सीडेशन में मेटल का ऑक्साइड प्राप्त करना होता है। जब सेकंड मेथड में मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो थर्ड मेथड रिडक्शन करते हैं, चाहे स्मेल्टिंग से करो या एल्यूमिनोथर्मिक मेथड से करो या इलेक्ट्रो रिडक्शन करो, कोई भी मेथड यूज़ करो। जब हम लोग करते हैं रिडक्शन तो मेटल जो है वो कन्वर्ट कर जाता है मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट कर जाता है मेटल में। और जब मेटल मिल जाता है, फोर्थ स्टेप किया जाता है रिफाइनिंग, यानी इसको शुद्ध किया जाता है। मैं एक बार इसको कलेक्टिवली आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। यानी 4 स्टेप में हम किसी मेटल को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो ओर होता है उसको हम लोग प्योर करते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, किसका? अयस्क का, ताकि ये क्या हो जाए? साफ हो जाए। जब ओर साफ हो जाता है तो इस सांद्रित अयस्क को यानी कॉन्संट्रेटेड ओर को हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ऑक्सीकरण, ताकि हम लोगों को मिल जाए मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड मिल जाता है तो हम लोग करते हैं थर्ड स्टेप यानी रिडक्शन, ताकि ये मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट कर जाए मेटल में। और जब मेटल मिल जाता है तो हम लोग फोर्थ स्टेप करते हैं रिफाइनिंग यानी शोधन, ये अवकरण है। और जब रिफाइनिंग कर देते हैं तो मेटल जो होता है वो प्योर हो जाता है, प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। तो शुरू किए थे इम्प्योर ओर से, पहले ओर को किए साफ, फिर ओर को किए ऑक्सीडेशन, बना मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड को किए रिडक्शन, बना मेटल, और जब मेटल को किए रिफाइनिंग, बन गया प्योर मेटल। यानी इन 4 स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग, 4 स्टेप में एक ओर से प्योर मेटल हम लोग निकाल लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आप लोगों को अब पढ़ाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। 4 स्टेप में करेंगे कॉपर का एक्सट्रैक्शन। कौन से? पहले कॉन्सेंट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर क्या करेंगे? रिफाइनिंग। यानी अगर हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यानी कॉपर को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तांबे का
निष्कर्षण। तो आप लोग ये समझिए, तांबे का जो निष्कर्षण होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जो होता है, इसके मेन ओर कॉपर पाइराइट से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। आपके चार्ट में दिया है, नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है चार्ट, उसमें आपको मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण। आप लोग को पता होगा सांद्रण करते हैं, चूंकि इसमें सल्फर है और हम आपको पढ़ाए हैं कि जिसमें भी सल्फर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से, यानी फेन उत्प्लवन विधि। हम पहले भी आपको फेन उत्प्लवन विधि पढ़ा चुके हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, एक बीकर में पानी में पाइन या यूकेलिप्टस का तेल मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद जब पाइन और यूकेलिप्टस का ऑयल इस तेल में मिक्स कर देते हैं, इस कॉपर पाइराइट ओर को पीसकर इसमें मिला देते हैं, मिला दिए। और जब एक पाइप के द्वारा हम लोग इसमें एयर को बबल करते हैं तो यहाँ पे एक झाग बनता है, फेन बनता है, फ्रोथ बनता है, और उसके द्वारा जो ओर पार्टिकल्स हैं, प्योर ओर CuFeS2 प्योर फॉर्म में ऊपर आ जाता है, जबकि इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाता है। अब इसको छान करके हम लोग CuFeS2 को अलग कर लेते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। यानी सबसे पहले कॉपर पाइराइट अयस्क को ग्राउंडेड कर देते हैं, पीस देते हैं, और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा पहले हम उसको साफ कर लेते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है तो सेकंड मेथड बारी आता है ऑक्सीडेशन। सेकंड मेथड में हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन याद कीजिए पढ़े थे, जिसमें सल्फर होगा उसका ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं रोस्टिंग यानी जारन मेथड के द्वारा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं। तो जब CuFeS2 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं गर्म, तो क्या होगा, ये बनेगा Cu2S Fes और SO2 उड़ जाएगा। बैलेंस करने के लिए चूंकि 2 कॉपर है हम लोग 2 कर देते हैं, तो 2 Fe हो गया, यहाँ 2 लगा देते हैं। सल्फर 2 दूना 4 है, तो 2 और 1 3 और 1 4 बैलेंस हो गया। यानी जब कॉपर पाइराइट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे गर्म, तो बना Cu2S Fes और SO2, यानी क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, गैस के रूप में है। लेकिन अभी रोस्टिंग पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं ऑक्सीडेशन का पर्पस होता है मेटल का ऑक्साइड प्राप्त करना, और अभी मेटल का ऑक्साइड नहीं प्राप्त हुआ है, अभी हमको मेटल का सल्फाइड प्राप्त हुआ है। यानी ये जो Cu2S है, ये Cu2S फर्दर फिर से ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, रिएक्शन करते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके बन जाता है SO2, फिर से उड़ गया, और यहाँ पे बचता है Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मिल गया। दैट इज रोस्टिंग कंप्लीट हो गया। बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉपर है 2 कॉपर, 1 सल्फर है 1 सल्फर, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 3 2 2, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, इसका क्या करेंगे? ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। Fes O से रिएक्शन करेगा, बनेगा FeO, और SO2 फिर से गैस है, ये उड़ जाएगा। बैलेंस के लिए 2 3 2 2। लेकिन ये होगा क्या, इसका क्या यूज़ है? ये जो है ना FeO, ये इस कॉपर पाइराइट में
जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है बालू SiO2, इससे रिएक्शन करता है, बनाता है FeSiO3 यानी स्लैग, धातु मल। इसके बारे में चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया है कि धातु मल क्या होता है। यानी ये एक तरह का इम्प्यूरिटी होगा जिसको हम लोग छान करके बाहर निकाल देंगे कॉपर के सॉल्यूशन से, कॉपर का जो मोल्टेन स्टेट है उससे इस FeSiO3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। और इसके द्वारा जो बालू था, जो सिलिका था, यानी जो गैंग है, इसी को हम लोग कहते हैं सिलिका या गैंग। तो ये गैंग स्लैग बन के बाहर निकल गया। चूंकि FeO गैंग बाहर निकाल रहा है तो FeO को क्या कहते हैं? फ्लक्स। शुरू में पढ़ाए थे सुद्रावक, गैंग और धातुमल। तो इस तरह से देखिए, ये आपका बाहर निकल चुका सॉल्यूशन से, ये तो आपका खत्म हो चुका रिएक्शन करके, ये भी आपका खत्म हो चुका है क्योंकि यही FeO, SO2 तो उड़ चुका है, FeSiO3 बनकर बाहर निकल गया, बचा ये रिएक्शन। यानी अब थर्ड स्टेप में इस रिएक्शन का ज़रूरत होगा। तो मैं थर्ड स्टेप बता रहा हूँ, नीचे वाले रिएक्शंस को मिटा रहा हूँ, जो रिएक्शंस खत्म हो गया ऑक्सीडेशन में इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब थर्ड स्टेप में रिडक्शन होता है, लेकिन हम लोगों को रिडक्शन कराने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, ये ऑटो रिड्यूस्ड हो जाता है। थर्ड स्टेप में ये क्या हो जाता है? रिडक्शन, लेकिन ऑटो रिडक्शन होता है। यानी ये जो Cu2O बना, ये बचे हुए Cu2S से ऑटोमेटिक रिएक्शन करता है। कैसे? ये देखते हैं। रिएक्शन में अभी जो मैंने मिटाया है रिएक्शन, उस रिएक्शन में जो Cu2O बना वो बचे हुए Cu2S से ऑटोमेटिक रिएक्शन कर लेता है। तो इसका S और इसका O बन जाता है SO2 जो उड़ जाएगा, यहाँ से भी C और यहाँ से भी Cu और यहाँ से भी Cu, बचता है Cu। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। ये जो हमको मिला कॉपर, इस कॉपर का नाम है ब्लिस्टर कॉपर, यानी फफोलेदार तांबा। लेकिन ये तांबा प्राप्त तो हो गया, लेकिन ये तांबा प्योर नहीं होता है, 100 यानी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। इसमें अभी इम्प्यूरिटी बचे हुए हैं, अभी थोड़ी मात्रा में इसमें कुछ मात्रा में सिलिका या फेरस सिलिकेट या अदर इम्प्यूरिटीज़ अभी भी प्रेजेंट होंगे। तो इन इम्प्यूरिटी को हम लोग निकालते हैं चौथे स्टेप से, यानी रिफाइनिंग से। तो रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मैंने कॉपर का रिफाइनिंग आपको बताया था। यानी ये जो ब्लिस्टर कॉपर बना, इसको हम लोग एनोड के रूप में यूज़ करेंगे। आप लोग देखिए, चौथे स्टेप में कॉपर का करते हैं रिफाइनिंग, यानी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे और अभी जो मैंने ब्लिस्टर कॉपर लिखा उसको एक बड़े से रड के रूप में लेंगे और इसको बनाएंगे एनोड। ये इम्प्योर है यानी अशुद्ध है। कॉपर का एक पतला सा टुकड़ा खरीद के लाएंगे मार्केट से जो प्योर होगा, और इसको हम लोग बनाएंगे कैथोड। अब दोनों सॉल्यूशन को CuSO4 में डुबाएंगे और करंट को ऑन कर देंगे। जब करंट ऑन करेंगे ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, गंदगी यहाँ जमा होगा जिसको हम लोग कहेंगे एनोड मड। ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। यानी जितना इम्प्योर कॉपर है वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? प्योर कॉपर। इस तरह से आपको कॉपर पाइराइट से फाइनली 99.9% प्योर कॉपर मिल जाता है। अब इस कॉपर का इस्तेमाल आप लोग चाहें तो रड बनाएं, आप लोग चाहें तो इसका तार बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो उम्मीद करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर समझ में आ गया तो अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यानी अब आप लोग पढ़िए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में, यानी एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग को पता है कॉन्सेंट्रेशन, एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग करते हैं लीचिंग, यानी निछालन विधि के द्वारा। कॉन्सेंट्रेशन का 5वां टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन के 5th टॉपिक में मैंने आपको लीचिंग पढ़ाया था, और उसमें एल्यूमिनियम के जो मेन ओर है, एल्यूमिनियम का जो मेन ओर होता है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, और Al2O3.2H2O का लीचिंग यानी निछालन के द्वारा हम लोग सांद्रण करते हैं, इसको प्योर करते हैं। और जब ये हमारा प्योर हो जाता है, मैं निछालन को अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी को निछालन में दिक्कत हो तो आप पीछे वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और निछालन देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग कैसे लीचिंग करते हैं। अभी तत्काल आप समझिए कि बॉक्साइट को लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेट। जब एल्यूमिनियम लीचिंग मेथड से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो बारी आता है ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड, और ये इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिडक्शन टॉपिक के 3rd वाले में, 3rd स्टेप में रिडक्शन पढ़ाया था कि Al2O3 ब्रेक कर जाता है Al+3 में और 3O-2 में। ये 3O-2 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और कन्वर्ट कर जाता है 3/2 O2 में। इस 6 इलेक्ट्रॉन को ये Al2Al+3 इस 6 इलेक्ट्रॉन को कर लेता है गेन और कन्वर्ट कर जाता है 2Al में। सॉरी, ये मैंने आपको रिडक्शन स्टेप समझा दिया। रिडक्शन, ये रिडक्शन मेथड होता है। इस कॉन्सेंट्रेशन और रिडक्शन के बीच में एक सेकेंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन, और चूंकि इसमें ऑक्सीजन पहले से है तो हम लोग इसका जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो कैल्सिनेशन मेथड से करते हैं। कैल्सिनेशन यानी निस्तापन विधि के द्वारा। और इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, Al2O3.2H2O को जब हम लोग करते हैं हीट, तो ये जो H2O है ये उड़ जाता है और प्राप्त होता है Al2O3। यानी स्टेप बाय स्टेप समझिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले Al2O3.2H2O, इसका हम लोग लीचिंग मेथड के द्वारा करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जब बॉक्साइट और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो सेकेंड स्टेप में करते हैं ऑक्सीडेशन। कौन से मेथड से, कैल्सिनेशन मेथड से, यानी निस्तापन से। इस मेथड में ऑक्सीजन के एब्सेंस में बॉक्साइट को जब गर्म करते हैं तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये उड़ जाते हैं और हम लोगों को Al2O3 प्राप्त हो जाता है। नाउ थर्ड स्टेप में इस Al2O3 को इलेक्ट्रो रिडक्शन मेथड के द्वारा करंट जब फ्लो करते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है Al+3 में और 3O-2 में। ये 3O-2
6 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और 6 इलेक्ट्रॉन को Al+3 गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करता है। अगर इससे हम काट दें, इसको कैंसिल करें, तो ये सब एक दूसरे से कटेगा। फाइनली रिएक्शन क्या मिला कि Al2O3 कन्वर्ट कर गया किस में, एल्यूमिनियम में, और 3/2 ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन गैस होता है, ये सारा उड़ जाएगा और जो बचेगा वो पिघला हुआ एल्यूमिनियम होगा। अब इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, जैसे अभी हम लोग कॉपर का रिफाइनिंग देखे हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग इस एल्यूमिनियम को रिफाइन कर लेते हैं और एल्यूमिनियम प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। इस तरह से एल्यूमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे स्टेप्स आप लोग को समझ में आए होंगे। हर स्टेप को मैं आपको जब कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग पढ़ाया हूँ, हर स्टेप के बारे में अलग अलग पढ़ाया हूँ। यहाँ पे सबको कलेक्टिवली मैं लिख रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, फिर कैल्सिनेशन करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, फिर रिफाइनिंग करते हैं और फाइनली एल्यूमिनियम प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। ये सभी बातें मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा है। आप लोग एक बार नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर कोई बात फिर भी समझ में नहीं आएगा तो डाउट क्लास के लिए मुझे आप व्हाट्सएप से अपने डाउट को भेज दीजिएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको अगले टॉपिक के बारे मतलब अगले क्लास में आपको डाउट क्लास में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब बारी है अगले एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन का, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अब बारी है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में, यानी लोहे का निष्कर्षण किस तरह किया जाता है। आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि लोहा का मेन ओर कौन है। जो मेन ओर है लोहा का यानी अयस्क, वो है हेमेटाइट यानी Fe2O3। अब हम जानते हैं कि चूंकि लोहा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो सबसे पहले लोहा का हम लोग ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, सांद्रण करते हैं। कौन से मेथड से? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स। यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा लोहे के अयस्क में जो इम्प्योरिटी है उसको अलग कर देते हैं और जो ओर पार्टिकल है, प्योर ओर पार्टिकल, उसको अलग कर लेते हैं। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यानी जब ओर हम लोग का एक तरफ हो जाता है तो बारी आता है ऑक्सीडेशन का। याद कीजिए, पढ़े हैं कि जिसमें ऑक्सीजन पहले से हो उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। यानी इसके बाद सेकंड टॉपिक में इस Fe2O3 को ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं, तो उसमें जितने भी अनडिजायर्ड वेपोराइजेबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लायक हो वो निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हो वो निकल जाएगा, जो भी वेपोराइजेबल इम्प्योरिटीज़ है वो इसमें से निकल जाएगा और प्योर Fe2O3 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी इन दो मेथड के द्वारा जब हमको प्योर Fe2O3 मिल जाए, मेटल का ऑक्साइड, तो थर्ड स्टेप हम लोग करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे कौन से मेथड से? स्मेल्टिंग से, यानी विथ कार्बन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिडक्शन में स्मेल्टिंग कि कार्बन के साथ जब हीट करते हैं उस मेथड को स्मेल्टिंग यानी प्रद्रवन कहते हैं। यानी थर्ड स्टेप रिडक्शन हम लोग करते हैं। कैसे? इसके लिए इस हेमेटाइट ओर को Fe2O3 को थोड़ी मात्रा में कार्बन यानी कोक और थोड़ी मात्रा में लाइमस्टोन यानी CaCO3 के साथ मिक्स करते हैं और इस ब्लास्ट फर्नेस में, इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी, इसमें नीचे में काफ़ी तेज़ी से हम लोग गर्म करते हैं इसको। तो जब गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा नीचे का, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ 2200 केल्विन, 1300 केल्विन, 800 केल्विन, इट मे बी डिफर बट अप्रॉक्स। यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा नीचे का, उससे कम टेम्परेचर मिडिल का, सबसे कम टेम्परेचर ऊपर का। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर इस Fe2O3 को गिराते हैं विथ कार्बन एंड लाइमस्टोन, तो क्या होता है? तो ऊपर वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में ये जो Fe2O3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है।
तो सवाल है कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आया, ये तो मैंने दिया नहीं है, तो ये कहाँ से आया ये समझिए। ये लास्ट वाले स्टेप में 2200 केल्विन पर Fe2O3 कार्बन के साथ हीट होता है, कार्बन मैंने पहले प्रोवाइड कराया है, ये C इस O से मिल करके बनता है CO, जो कि गैस के रूप में ऊपर उड़ा, और प्लस ये जो Fe है ये हम लोग को पिघले हुए अवस्था में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब ये 3CO गया ऊपर और फिर से Fe2O3 से रिएक्शन किया, CO O से मिलकर के बन गया CO2, जो कि इस ब्लास्ट फर्नेस से CO2 गैस क्या होगा, बाहर निकलता हुआ, आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। तो CO O के साथ बन गया CO2, ये बच गया 2Fe। ये 2Fe फिर आपको यहाँ पे पिघले हुए अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ जो ये पिघले हुए अवस्था में आपको लोहा मिल रहा है, इस लोहा को कहते हैं कास्ट आयरन। इस लोहे को कहते हैं कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहा। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, क्योंकि आप इसको किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं। आप इससे चाहें तो तवा बना ले, आप चाहें तो कुदाल बना ले, खुरपी बना ले, हंसुआ बना ले, जो भी तरह का, जिस भी तरह का आप स्ट्रक्चर चाहते हैं इसको ढाल सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी हार्ड और ब्रिटेल होता है, अगर जोर से इस पर हथौड़ा मार दिया जाए तो ये टूट भी सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कास्ट आयरन। अब आपका सवाल होगा कि सर ये CaCO3 का क्या काम है। ये कार्बन का तो काम समझ में आ गया, Fe2O3 का भी समझ में आ गया, ये CaCO3 क्या करता है। तो ये समझिए, इस बीच वाले स्टेप में, ये मिटा रहा हूँ मैं, पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इस बीच वाले स्टेप में ये जो CaCO3 है ये ब्रेक कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ये बाहर निकल गया ऊपर के द्वारा, ऊपर से निकल गया बाहर। ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, ये इस हेमेटाइट में जो गंदगी है, इम्प्योरिटी, सिलिका, गैंग, इससे रिएक्शन करके CaSiO3 यानी स्लैग बनाता है, धातु मल। अभी थोड़ी देर पहले भी धातु मल के बारे में, स्लैग के बारे में बताया। और ये जो धातु मल है इस पिघले हुए लोहे के ऊपर गंदगी के रूप में तैरता रहता है, जिसको इस पाइप के द्वारा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इम्प्योरिटी स्लैग को अलग कर दिए और जो पिघला हुआ लोहा है उसको अलग कर दिए। लेकिन ये जो कास्ट आयरन है ये भी 100% प्योर नहीं होता है, इसमें थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी रह जाती है। और इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम लोग हैमरिंग करते हैं। आप लोग देखे होंगे लोहार के यहाँ जो एक लोहे के टुकड़े को आग पर रखकर काफ़ी गर्म करते हैं, और जब ये रेड हॉट हो जाता है, तो एक हथौड़े से पीट पीट कर इसको हम लोग प्योर करते हैं। यानी कास्ट आयरन को जब हम लोग स्टीम वैपर के द्वारा पीटते हैं तो उसमें जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है वो बाहर निकल जाती है, और जब प्योर आयरन हम लोगों को मिलता है तो उस आयरन को कहते हैं रॉट आयरन, यानी पिटवा लोहा। इस तरह से हेमेटाइट ओर से कई स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग, 4 स्टेप में हम लोग आयरन को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन खत्म हो गया। एक टॉपिक और बच रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक आप समझिए एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, कि जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब बारी है
एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक यानी जस्ते का निष्कर्षण के बारे में आप लोग समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि जिंक का जो मेन ओर होता है उसका नाम है जिंक ब्लेंड और फॉर्मूला होता है ZnS, यानी इसी से जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है 4 स्टेप में। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, चूँकि इसमें सल्फ़र है और हम लोग जानते हैं जो सल्फ़र होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन किस विधि से करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। यानी सबसे पहले फेन उत्प्लवन विधि या झाग उत्प्लवन विधि अर्थात फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा हम जिंक ब्लेंड ओर को साफ कर लेते हैं। जब ये हमारा साफ हो जाता है तो बारी आता है ऑक्सीडेशन का। और याद कीजिए पढ़े थे कि जिसमें सल्फ़र होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, यानी उसका क्या करते हैं, रोस्टिंग। यानी जब ZnS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे गर्म तो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 3 2 2। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड यानी जिंक का ऑक्साइड, यानी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है तो बारी आता है रिडक्शन का। और पढ़े हैं हम लोग रिडक्शन स्मेल्टिंग मेथड से किया जाता है, यानी ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको जब कार्बन के साथ करेंगे गर्म तो कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और जिंक आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग किए फ्रोथ फ्लोटेशन से साफ किए ओर को, फिर उसका ऑक्सीडेशन किए रोस्टिंग मेथड से तो मिला जिंक ऑक्साइड, फिर जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन किए स्मेल्टिंग मेथड से, यानी कार्बन के साथ जब किए गर्म तो कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, उड़ गया और आपको जिंक प्राप्त हो गया। लेकिन ये जिंक 100% प्योर नहीं होता है, तो फाइनली इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड के द्वारा, जिस तरह से कॉपर का रिफाइनिंग पढ़े थे उसी तरह जिंक के इम्प्योर रड के एक मोटे टुकड़े को एनोड और एक पतले टुकड़े को कैथोड के रूप में लेकर ZnSO4 में डुबाएंगे और जब करंट फ्लो करेंगे ये जिंक प्योर हो जाएगा। इस तरह से 4 स्टेप में जिंक को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसके प्योरेस्ट फॉर्म में। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जितने भी टॉपिक्स थे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे वीडियो को बार बार रिपीट करके हर टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। और अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई बात हो जो नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप से बताइए, तो मैं आपको डाउट क्लास का वीडियो बना के उसको समझाऊंगा। धन्यवाद। तो इस तरह से आपका आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आपको सारे टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। अब इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है उसको रिवाइंड करके 2 बार 4 बार पढ़िए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कीजिए, ताकि मैं आपको डाउट क्लास का वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। साथ ही मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ ग्रुप 15 के नोट्स को भी भेज रहा हूं। आप लोग ग्रुप 15 के नोट्स को अपने फेयर के कॉपी में उतार लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं इस ग्रुप 15 के लेक्चर का आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं तो आप लोगों को पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो और आपको ग्रुप 15 अच्छे से समझ में आए। तो ग्रुप 15 के नोट्स को आप लोग अपने फेयर के कॉपी में उतार लीजिएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों को सारे टॉपिक को डील कर चुका हूँ। तो ये आज का वीडियो समाप्त होता है। मैंने आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। तो क्या होता है ग्रुप 15? ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट को कैसे प्राप्त किया जाता है, उनके कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, ये सभी डिटेल्स में जानने के लिए पढ़े अगला क्लास। तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार। समाप्त हुआ आज तक, इंतज़ार करिए अगले वीडियो तक।